हो लाइव है ना? क्लास लाइव हो चुका है, हमको पता नहीं चल रहा है। कमेंट दीजिएगा तब ना हमको पता चलेगा। मछली बेचने वाली सब बतियाते कहाँ हैं आप लोग? अपने बतियाइए मत, हम आए हमसे बतियाइए, बतियाना है तो। आप लोग का हल्ला करते हैं। चलिए, हाँ क्लास लाइव हो चुका है। कृति सिंह, संदीप ठाकुर, रमेश देहरादून, चलिए सबको गुड इवनिंग। आ जाइए, सबसे पहले पिछले क्लास के चीजों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है? आ जाइए। डेमेट्रियस स्कूल के संस्थापक डेमेट्रियस ना जी, डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहां बनाई? साकल ना जी, साकल पंजाब ना। किस वंश के सबसे महान शासक मिनांडर हुए? डेमी और हिंद यवन। हिंद मिलिंद पन्हों का संकलन किसने किया है? नागसेन ने। किसने किया है? नागसेन ने। प्रथम विदेशी शासक कौन थे जो बौद्ध धर्म को अपना? मिनांडर ना। कौन? मिनांडर ना। यूक्रेटाइडिस ने अपने। तक्षशिला ना। तक्षशिला ना। किस वंश के महान शासक आंटी आल्किडस? हाँ, यूक्रे यूक्रे आंटी आल्किडस का राजदूत हेलियो 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 डोरस। गरुड़ स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर? मध्य प्रदेश के विदिशा या मध्य प्रदेश के विदिशा या? सर्वप्रथम किस शासकों ने भारत में लेख युक्त और चित्रयुक्त होने का? किसने? हिंद यवन। यवनिका की शुरुआत किस शासक? हिंद यवन। हिंद यवन। हिंद यवन के बाद भारत। किसका आगमन हुआ? किसका आगमन हुआ? शक ना। शक मूलतः कहां के रहने वाले? मध्य एशिया ना। कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया ना। क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने किया? किसने किया? शक। उज्जैन के क्षत्रप के संस्थापक? चास्तान। उज्जैन के क्षत्रप के संस्थापक कौन था? उज्जैन के क्षत्रप के संस्थापक सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। हाय, रुद्र रुद्र रुद्रदामन। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा? जूनागढ़ ना। किसमें? भारत का प्रथम संवत। भारत का प्रथम संवत शक संवत ना। अंतिम शक शासक के रूप में रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह। रुद्र सिंह नासिक का क्षत्रप के संस्थापक भूमक। नासिक के क्षत्रप के संस्थापक कौन? नासिक के क्षत्रप के संस्थापक भूमक ना। मथुरा के क्षत्रप वंश के राजुल ना। तक्षशिला के क्षत्र मेउस ना। मेउस ना। पहलव कहां के रहने वाले थे? कहां के? पर्सिया अर्थात ईरान। पर्सिया अर्थात पहलव वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस प्रथम। पहलव वंश के सबसे महान शासक गोंडो फर्निस। गोंडो गोंडो तख्ते बही किसका अभिलेख है? गोंडो गोंडो। और किस लिपि में है? किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि ना। पहलव वंश के शासकों की राजधानी कहां? पेशावर। कहां? तक्षशिला का है बोल रहे हैं? कहां है? पेशावर ना जी, तो तक्षशिला कैसे बोल रहे हैं? चलिए आगे हेडिंग मारिए। कुषाण वंश।
चलिए, कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश, एक बार नोट दीजिए तो जी। क्या गिरा जी? दंतवंश बताए ना जी? नहीं बताए हैं? बताए हैं। क्या इसमें नहीं लिखाए हैं कि घनानंद को यूनानी इतिहासकार क्या कहता था? नहीं लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं। घनानंद को यूनानी इतिहासकार जो है, यूनानी लेखक, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक क्या कहता था? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। तो घनानंद को जो है यूनानी लेखक कहता था अग्रमीज। क्या कहता था? अग्रमीज। अग्रमीज। जो ऑनलाइन में लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका उत्तर होगा अग्रमीज। ठीक है, ऑनलाइन में क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि जो है हम देख रहे थे नोट में है कि ना है। तो आपको जो है घनानंद को यूनानी लेखक अग्रमीज कहता था। क्या कहता था? अग्रमीज। अग्रमीज। ठीक है, चलिए आ जाइए, हेडिंग मारिए कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश, समझिए, अब हल्ला नहीं कीजिए, समझिए। कुषाण वंश मौर्योत्तर काल में जो 4 विदेशी आक्रमण हुए, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, इन चारों आक्रमणों में जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वह है आपको कुषाण आक्रमण। कुषाण की अगर हम बात करें तो कुषाण का संबंध यूची कबीला से है। यूची कबीला, यूची कबीला से कुषाण का संबंध है। यूची कबीला से जो है कुषाण का संबंध है, कुषाण का संबंध है। और कुषाण के विषय में कहा जाता है कि कुषाण वंश के जो शासक थे वे चीन भारत को जब आप देखेंगे तो भारत के उत्तरी भाग में जो है चीन है। ठीक है, इस प्रकार से चीन फैला हुआ है भारत के उत्तरी भाग में। तो जो कुषाण शासक था, कुषाण शासक या कुषाण वंश के जो शासक हुए वे मूलतः चीन के भीतर, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस एरिया में तुर्किस्तान हुआ करता था, जिसे चीनी तुर्किस्तान कहा जाता था। चीनी तुर्किस्तान, ठीक है, चीनी तुर्किस्तान। कुषाण मूलतः चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। कुषाण शासक मूलतः या मूल रूप से चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। और कुषाण शासकों में जो प्रथम कुषाण शासक हुआ या जिसने कुषाण वंश के शासन की स्थापना की है उसका नाम है आपको कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश के शासन की जो स्थापना जिसने की है, कुषाण वंश के शासन की स्थापना जिसने की है उसका नाम है कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस कुषाण वंश के संस्थापक हैं। और जो कुजुल कडफिसस था, कुजुल कडफिसस बौद्ध धर्म को मानता था। कुजुल कडफिसस बौद्ध धर्म को मानता था। और कुजुल कडफिसस 15 ईस्वी में कुषाण वंश के शासन की स्थापना किया और लगभग 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। फिर 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक विम कडफिसस का शासन रहा है। फिर 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक
कनिष्क का शासन रहा है, कनिष्क का शासन रहा है। जो कनिष्क का नाम आप सुनते हैं, कनिष्क इसी कुषाण वंश से संबंधित थे और कनिष्क इस कुषाण वंश के तीसरे शासक थे और तीसरे शासक के साथ साथ सबसे महान शासक भी थे। तो इस वंश की स्थापना कुजुलकड-फिसस ने किया और यह जो है आपको बौद्ध धर्म को मानता था। यह कौन धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। यह बौद्ध धर्म को मानता था। इन्होंने अपने शासन के क्रम में सिक्का चलाया और इन्होंने अपने शासन के क्रम में जिस धातु का सिक्का चलाया वह धातु था तांबा। तांबा का सिक्का इन्होंने चलाया। तांबा धातु का सिक्का जो है कुजुलकड-फिसस ने चलाया। कुजुलकड-फिसस ने अपने शासन के दौरान जो है तांबा धातु का सिक्का चलाया। तांबा धातु का सिक्का चलाया। कुजुलकड-फिसस बहुत ज्यादा प्रशासनिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में योगदान नहीं दे सका, लेकिन लंबे अवधि तक इन्होंने शासन किया। कुजुलकड-फिसस का जब निधन हो गया तो कुजुलकड-फिसस के निधन होने के बाद कुषाण वंश के द्वितीय और अगले शासक बने भीमकड-फिसस। कुषाण वंश के द्वितीय और अगले शासक बने भीमकड-फिसस। और जो भीमकड-फिसस है, भीमकड-फिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भीमकड-फिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब कहिएगा ये संस्थापक हुआ, ये वास्तविक संस्थापक हुआ, तो इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? भीमकड-फिसस को वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीमकड-फिसस ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया। भीमकड-फिसस ने पंजाब के क्षेत्र को, तक्षशिला के क्षेत्र को, भीमकड-फिसस ने जो है आपको पंजाब के क्षेत्र को, पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है, तक्षशिला के क्षेत्र को और भी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों को जीतकर भीमकड-फिसस ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और भीमकड-फिसस से पहले जो कुजुलकड-फिसस का शासन था बहुत छोटे से एरिया में था, लेकिन भीमकड-फिसस ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर एक विशाल क्षेत्र में कुषाणों के शासन को स्थापित किया। तो भीमकड-फिसस जो कुषाणों के शासन को एक विशाल क्षेत्र में स्थापित करने में सफलता हासिल किया और वास्तविक शासक होने के जो तमाम गुण होते हैं, देखिए किसी को वास्तविक शासक और किसी को वास्तविक शासक नहीं माना जाता। क्यों? इसके कुछ आधार है, इसका कुछ पैमाना है। इसका पैमाना यह है, एक तो शासक साम्राज्य का विस्तार किया हो, बड़े क्षेत्र पर उसका शासन हो। दूसरा सिक्का जारी किया हो। तीसरा स्वतंत्र शासक होने की कुछ उपाधि है, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, यह सब उपाधि स्वतंत्र शासक ही धारण करता है, कोई सामान्य यह सब उपाधि धारण नहीं करता है। तो ये तमाम प्रकार की उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई थी। लेकिन मूलतः जो भीमकड-फिसस को वास्तविक शासक मानने का आधार है वह यह है कि भीमकड-फिसस ने एक बड़े क्षेत्र को जीतकर वहां पर अपने शासन की स्थापना की। भीमकड-फिसस ने अपने शासन की स्थापना की। भीमकड-फिसस भगवान शिव के उपासक थे। शैव धर्म को माना करता था ये, और इन्होंने भी सिक्का जारी किया और इन्होंने सोना का सिक्का जारी किया।
इन्होंने सोना का सिक्का जारी किया, सोना का सिक्का जारी किया। ये कुषाण वंश के प्रथम शासक हुए जिन्होंने सोना का सिक्का जारी किया। और इनके सिक्के पर शिव और नंदी की आकृति, शिव और नंदी की आकृति जो है इनके सिक्कों पर उद्धृत था। इन्होंने परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की। इनका बहुत ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं रहा। 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक इनका शासन रहा। 78 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 78 ईस्वी में इनके निधन होने के बाद कुषाण वंश के तीसरे और अगले शासक बने कनिष्क। कुषाण वंश के तीसरे और अगले शासक कौन बने? कनिष्क। कनिष्क का शासन 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक रहा। और कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, कनिष्क गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, कनिष्क गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में। और जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो कनिष्क गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया। कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो संवत चलाया उसे शक संवत कहा जाता है। कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो संवत चलाया उसे शक संवत कहा जाता है। कौन संवत कहा जाता है? शक संवत। शक संवत कहा जाता है। तो जो शक संवत है इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई है। 78 ईस्वी में हुई है। वही इससे पहले एक हम आपको विक्रम संवत के विषय में बताए थे। विक्रम संवत बताए थे? नहीं बताए? शक लिखा दी। हे भगवान, दीजिए। शक बल्ला में लिखा है। बात तो सुनिए तो, पिछले क्लास में एगो गलती हो गया है, गलती भूल सुधार कीजिए तो। एगो गलती हो गया है पिछले क्लास में। हे भगवान, शक वाला में पलटिएगा। शक, उज्जैन का छत्रप, उज्जैन के छत्रप के नीचे तीसरा पॉइंट। उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में, कुछ स्रोत में 58 ईस्वी पूर्व में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। शक को काट करके यहां पर विक्रम संवत कीजिए। विक्रम संवत कीजिए। शक को काट करके विक्रम संवत कीजिए। हे भगवान, आप लोग भी जो है ना, अच्छा कोई बात ना है, सुधार कर लीजिए। एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। शक को काट करके विक्रम संवत कीजिए। किए, विक्रम संवत किए। संभवतः भारत का प्रथम संवत विक्रम संवत को ही माना जाता है। शक को काट करके यहां पर भी विक्रम संवत कीजिए। बहुत बड़ा मिस्टेक है ये अपने आप में। सही किए? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग सही किए? शक, पिछले क्लास में जो शक पढ़ाए थे ना, शक, उसमें जो है एक लाइन लिखाए थे, उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में, कुछ स्रोत में 58 ईस्वी पूर्व में एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। शक लिखवा दिए थे, शक को काट के विक्रम कीजिए। विक्रम कीजिए, विक्रम संवत कीजिए। किए? और संभवतः भारत का प्रथम संवत विक्रम संवत को ही माना जाता है। संभवतः भारत का प्रथम संवत विक्रम संवत को ही माना जाता है। विक्रम संवत को ही माना जाता है। विक्रम संवत को ही माना जाता है। यहां पर भी विक्रम संवत कीजिए। विक्रम संवत कीजिए। किए विक्रम संवत? सही कर लिए? हाँ। देखिए, आइएगा, अब आइएगा बोर्ड पे। तो जो कनिष्क है, कनिष्क 78 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो है कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। अब देखिए, आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब देखिए, विक्रम संवत, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व,
57 ईस्वी पूर्व, और कुछ स्रोत में 58 ईस्वी पूर्व में, कुछ स्रोत में 58 ईस्वी पूर्व में। तो विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में और शक संवत 78 ईस्वी। जानते हैं जब ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी में बच्चा फंसता है। ईस्वी पूर्व और ईस्वी में बच्चा फंसता है। और ये क्वेश्चन जब पूछता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई है, तो पहले ऑप्शन में देगा 78 ईस्वी पूर्व, और स्टूडेंट क्या करता, 78 देखा टिक कर दिया, ईस्वी पूर्व ईस्वी वो देखता नहीं है, और आसान क्वेश्चन जो है गलती करके आ जाता है, और यही सब प्रश्न जो है रिजल्ट होने से रोक देता है। इस प्रकार का माइनर मिस्टेक जो है आपसे आपके परीक्षा में हो जाता है। तो जब भी आप परीक्षा दे रहे हो तो उस टाइम में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़िए और तब जाकर के आंसर टिक कीजिए। अकबका करके आंसर टिक नहीं कर लेना है, गलती सही कुछ भी करके जो है नहीं आगे बढ़ जाना है। तो क्वेश्चन को समझना है, चारों ऑप्शन को देखना है, तब जाकर के जो है आंसर टिक करना है। तो अब याद रखिएगा, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में, कुछ स्रोत में 58 ईस्वी पूर्व में। जब भी पूछेगा तो दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, दोनों में से जो भी रहेगा उसको आपको टिक कर देना है। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई है, 78 ईस्वी में हुई है। तो अब दोनों के बीच अंतर पूछा जाता है, दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है ये आपसे पूछा जाता है। तो दोनों के बीच जो अंतर पूछा जाता है, तो अंतर निकालने के लिए यहां पर आपको क्या करना होगा जानते हैं, दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। और जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो 78 ईस्वी प्लस 57 ईस्वी पूर्व, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 5 12 1 13, यानी 135 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है, 135 वर्षों का अंतर है। लेकिन वहीं पर अगर आप 58 ईस्वी पूर्व मान करके चलेंगे तो तब अंतर हो जाएगा 136 वर्षों का, 136 वर्षों का। जब आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो यह प्रश्न एकदम पूछा गया है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतर कितने वर्षों का होता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। अब किस परीक्षा में पूछा है यह ध्यान में नहीं है, लेकिन यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह पूछा गया है और आगे भी जो है यह बात आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब आप यहां तक जो है कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे लिखाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो आप लोग में से लेकिन कोई नहीं इस पर अथी बोला, बताइए, लेकिन सब एकदम मतलब घर पे भी जाकर रिवीजन नहीं किए, यानी गलती है याद करके। ना मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको लगता है देखिए हो जाता है कभी काल मिस्टेक, समझे। क्लास में हमसे ना के बराबर ही मिस्टेक होता है, डाटा मिस्टेक हम कभी किसी सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक। चलिए आगे से ध्यान में रखेंगे। आप लोग भी क्लास में हमको थोड़ा डिस्टर्ब न कर देते हैं, ठीक है। लड़की लोग का तबीयत खराब हो जाता है। इधर किसका तबीयत खराब हुआ था, वो आ रही कि नहीं आ रही है, अभी का हुआ था तबीयत खराब। चलिए आ गए ना। हमको तो कभी कभी लगता है जिस लड़की का तबीयत खराब होता है वो फिर दोबारा क्लासे नहीं आती है, समझ गए, लेकिन आ गए आप। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपको देख करके आप आए। चलिए लिखिए, अब लिखिए यहां तक। है क्या बैठिए, लिखिएगा, लिखिएगा। कुषाणों का संबंध यूची कबीला से था। देखिए ये जो संवत सब चलाया जाता है ना, संवत सब जो चलाया जाता है, अब कहां गए, देखिए संवत सब जो चलाया जाता है ना, दिनांक यानी तिथि, तिथि का सही रूप में निर्धारण किया जा सके, समझिए, इसीलिए संवत सब चलाया जाता है, ठीक है, और कोई खास वजह नहीं होता है।
कुषाणों का संबंध यूची कबीला से था। कुषाणों का संबंध यूची कबीला से था। कुषाणों का संबंध यूची कबीला से था। कुषाण मूलतः कुषाण मूलतः कुषाण मूलतः चीनी तुर्किस्तान किसान मूलतः चीनी तुर्किस्तान चीनी तुर्किस्तान लिखना होगा। कुषाण मूलतः चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। 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 फुल स्टॉप। कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में कुजुल कडफिसस ने किया। कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में कुजुल कडफिसस ने किया। कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में कुजुल कडफिसस ने किया। कुजुल कडफिसस ने किया। कुजुल कडफिसस ने किया। कुजुल कडफिसस ने किया। वे बौद्ध धर्म को मानते थे। वे बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने रोमन शैली में 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 रोमन शैली में तांबे के सिक्के चलाए। उन्होंने रोमन शैली में तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए। फुल स्टॉप। कुजुल कडफिसस के बाद कुजुल कडफिसस के बाद कुजुल कडफिसस के बाद कुजुल कडफिसस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक कुजुल कडफिसस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक कुजुल कडफिसस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक भीम कडफिसस हुआ। कुषाण वंश का अगला शासक भीम कडफिसस हुआ। भीम कडफिसस हुआ जो शैव धर्म को मानता था। जो शैव धर्म को मानता था। भीम कडफिसस हुआ जो शैव धर्म को मानता था। जो शैव धर्म को मानता था। जो शैव धर्म को मानता था। फुल स्टॉप। उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में जो सिक्का जारी किया जो सिक्का जारी किया जो सिक्का जारी किया जो सिक्का जारी किया उन सिक्कों पर उन सिक्कों पर उन सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति शिव और नंदी की आकृति शिव और नंदी की आकृति देखने को मिलती है। शिव और नंदी की आकृति देखने को मिलती है। फुल स्टॉप। सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने ही सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने ही सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने ही कुषाण वंश के अंतर्गत सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने ही कुषाण वंश के अंतर्गत सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने ही कुषाण वंश के अंतर्गत
सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने ही कुषाण वंश के अंतर्गत सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का जारी किया। भीम कडफिसस ने ही सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का जारी किया। भीम कडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भीम कडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भीम कडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भीम कडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भीम कडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहा जाता है। उन्होंने पंजाब और तक्षशिला को जीतकर 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 अपने साम्राज्य में मिलाया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भीम कडफिसस का उत्तराधिकारी 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 उत्तराधिकारी कनिष्क हुआ। कनिष्क हुआ। भीम कडफिसस का उत्तराधिकारी कनिष्क हुआ जो कि भीम कडफिसस का उत्तराधिकारी कनिष्क हुआ जो कि कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक हुए। जो कि कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक हुए। जो कि कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक हुए। कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में 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 गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। जिसे शक संवत कहा जाता है। फुल स्टॉप। वर्तमान में शक संवत का प्रयोग जूता आपका महक रहा है जी। महक रहा है लेकिन पैर उड़ धोया कीजिए भा महाराज। वही हम सोच रहे तो मेरा तो कभी महकता है नहीं। ठीक है।
मेरा पैर उर नहीं महकता, हम भले नहीं नहाए नहीं कुछ करे फिर भी मेरा शरीर नहीं महक सकता, कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं। नहीं बदबुओं ने मार सकता मेरा शरीर, कभी नहीं मार सकता, कभी नहीं। वर्तमान में शक संबंध का प्रयोग, वर्तमान में शक संबंध का प्रयोग, वर्तमान में शक संबंध का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान में शक संबंध का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान में शक संबंध का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है। नीचे से एक क्वेश्चन लिखिएगा, विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? आंसर है, इसको जोर काहे दिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतना भी समझते हैं कि ना? देखिए आपको जो है विक्रम संवत, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व से आप 0 तक आइएगा ना जी, 57 ईस्वी पूर्व से 0 तक आइएगा ना, तो 57 ईस्वी पूर्व से 0 तक आइएगा तो कितना होगा? 57। और शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, तो 57 प्लस 78 दोनों जोड़ना होगा, तब जाकर के दोनों के बीच का अंतर प्राप्त होगा। समझ गए चीजों को? तो याद रखिएगा। तो जो है आंसर आप अपना लिख लीजिए 135 बरस। लेकिन 135 बरस कब? जब 57 ईस्वी पूर्व मानेंगे तब, लेकिन जब 58 ईस्वी पूर्व मानेंगे तब 136 बरस। ऐसे जो प्रश्न पूछा था ना और जो आंसर दिया था उसमें 135 बरस ही उत्तर में था, तो मतलब जो है 57 ईस्वी पूर्व को ही मान करके चला था। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 135 बरस। 135 बरस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई जी लोग? आए बोलिए ना, हो क्लियर है? हाय, इसी को कहा जाता है, ठीक है। शक संवत जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। समझ, ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। चलिए आगे आइएगा आप, अब आगे सुनिएगा, आगे समझिएगा। लेकिन उससे पहले जितना लिखा है उसको पढ़िए, तो पढ़िए, 1 मिनट में याद करवा देंगे, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। जितना बताए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए, 1 मिनट में याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ लिए? आइए 1 मिनट में याद कर लेते हैं इसको, ठीक है? आइए तो 1 मिनट में। कुषाण वंश कौन कबीला से संबंधित? कुषाण वंश कौन कबीला से? यूची कबीला। कुषाण वंश के संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक कुजुलकर्ड कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को? कौन धर्म को? कुजुलकर्ड ने किस धातु का सिक्का किस धातु का? किस धातु का? कुजुलकर्ड का उत्तराधिकारी, कुजुलकर्ड का उत्तराधिकारी भीमकर्ड, कुजुलकर्ड का उत्तराधिकारी
भीमकर्ड फिसस। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को मानता था? और किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति अंकित? सर्वप्रथम किस कुषाण शासक ने सोना का सिक्का जारी किया? सोना का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? भीमकर्ड फिसस। समझ गए? पंजाब और तक्षशिला को जीतकर अपने साम्राज्य में कौन मिला है? पंजाब और तक्षशिला को जीतकर अपने साम्राज्य में कौन मिला? भीमकर्ड फिसस। भीमकर्ड फिसस का उत्तराधिकारी कौन बना? कनिष्क कुषाण वंश का केमा शासक। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा है? 78 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कनिष्क ने कौन सा संवत चला? कौन सा संवत? शक संवत की शुरुआत कब हुई है? शक संवत की शुरुआत। अच्छा, विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर? वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा कौन संवत को प्रयोग में लाए? कौन संवत को? भारत का प्रथम संवत विक्रम संवत। अब देखिए कनिष्क। अब कनिष्क को हम लोग देखते हैं। कनिष्क जो है, शांत रहिए काहे बतियाने लगते हैं? और उधर पीछे मुड़ के बतियाते हैं। चश्मा वाला आप ही को बोलने खड़ा हो जाइए। हाँ, अब खड़ा रहिए 10 मिनट, अपने होश ठिकाने लग जाएगा। मुड़ के बतियाने का आदतें खत्म हो जाएगा। ठीक है। कनिष्क क्या हुआ है? पानी चाहिए, लीजिए। बच जाइएगा ना हो। चलिए आ जाइए। कनिष्क जो है अपनी 2 राजधानी बनाई थी। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुरिया पेशावर। पाकिस्तान में पड़ता है। यह जो है कनिष्क की राजनीतिक राजधानी थी। कनिष्क की 2 राजधानी थी। एक राजधानी थी कनिष्क की पुरुषपुरिया पेशावर, और पुरुषपुरिया पेशावर जो थी कनिष्क की राजनीतिक राजधानी थी। कनिष्क पुरुषपुरिया पेशावर में ही रहता था और वहीं से कनिष्क शासन करता था। वहीं कनिष्क के शासनकाल को जब आप देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल का जब आप अवलोकन करेंगे, तो आप यह पाएंगे कनिष्क के शासनकाल के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ था। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण। इस क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ था। तो कनिष्क के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में तो विकास हुआ ही था, साथ ही साथ कनिष्क के समय सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल से ही यह माना जाता है कि मूर्ति निर्माण कला का जन्म हुआ। देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, क्यों कंफ्यूजन होता है, गौर से चीजों को समझिएगा। भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था, और जब मूर्ति पूजा का प्रचलन था तो स्वाभाविक सी बात है मूर्ति सब बनाया जाता होगा, तब तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था। और हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत
और पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? खुदाई से, प्राचीनतम स्थलों के खुदाई से जो वस्तु की प्राप्ति होती है उसी को पुरातत्व कहा जाता है। और पुरातत्व को देखकर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन 100% उसको आप सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा ना, ऐसा हुआ ही होगा। इस बात को 100% सत्यापित नहीं कर सकते हैं। बस एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि हां ऐसा हुआ होगा। तो हड़प्पा काल के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन रहा होगा, लेकिन जो कुषाण काल है, कुषाण काल में मूर्ति सब बनने लगा था। इसका एकदम साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्य में इस बात का विवरण है, ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में, साहित्य में लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। कुषाण शासकों की भी प्रतिमा बनाई जाती थी। कुषाण वंश के शासक एक ऐसे शासक थे जिनकी प्रतिमा बनाई जाती थी और लोग उसकी पूजा करते थे। कुषाण शासकों की भी लोग पूजा करते थे। तो हड़प्पा काल में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन है। यह बात संदेह के घेरा में है। इस बात की जानकारी पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, लेकिन कुषाण काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ है। कुषाण काल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खड़ी प्रतिमा बनाई गई। इसका साहित्यिक साक्ष्य है। तो साहित्यिक साक्ष्यों के अनुरूप सर्वप्रथम मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ है। साहित्यिक साक्ष्य के अनुरूप, गौर कीजिएगा यहां पर, साहित्यिक साक्ष्य के अनुरूप मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। और कुषाण काल में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती, भगवान बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा कुषाण काल में प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध को जो ईश्वर का दर्जा है कुषाण काल में प्राप्त हुआ है, कुषाण काल में प्राप्त हुआ है। और कुषाण शासकों की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती थी। भारतीय इतिहास में कुछ राजवंश हुए हैं जिस राजवंश के शासकों की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित कर उसकी पूजा की जाती थी। उसमें एगो कुषाण वंश है और एगो चोल वंश है। आगे दक्षिण भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां पर चोल वंश के विषय में पढ़ाएंगे। चोल शासक और कुषाण शासक, चोल वंश के शासक और कुषाण वंश के शासक, ये दोनों राजवंश के शासक ऐसे शासक हैं जिनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। और हम आपको इससे पहले भी बताए हैं, मौर्य काल हम आपको पढ़ाए हैं, और मौर्य काल में हर बैच में बताते हैं वैसा कोई भी शासक जो अपने आप को ईश्वर से जोड़कर रखता है वो ऑटोमेटिक महान हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हनुमान जी, बालाजी हनुमान जी को कहते हैं जहां तक हमको लगता है। अब बहुत ज्यादा हम उसको देखे नहीं है क्या है ना है, लेकिन बालाजी कहता है, बालाजी हनुमान जी का ही नाम है, समझ गए। हाँ जो भी है हमको उससे नहीं मतलब है, ठीक है, छोड़िए ये सब बात, चलिए छोड़िए ये सब बात, इसको साइड कीजिए। जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासकों में विशेष तौर पर जो कनिष्क था, कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता था, देवता का पुत्र कहता था, देवता का पुत्र कहता था। कनिष्क अपने आप को देवता का पुत्र कहता था। कभी काल जो है ना ऐसे पूछता है यहां से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शासक अपने आप को देवपुत्र कहता था, तो आंसर कनिष्क हो जाएगा, आंसर कनिष्क हो जाएगा। लेकिन वही इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है
देखिए पहला प्रश्न बोले थे कौन शासक अपने आप को देवपुत्र कहता है? शासक। कौन? शासक। शासक के संदर्भ में, अगर शासक के संदर्भ में कहा जाए तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? तो ऐसे पूछा जाता है कि किस वंश के शासक, किस वंश के शासक, कौन शासक और किस वंश के शासक, दोनों में अंतर नहीं नजर, अंतर है। किस वंश के शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे? तो आंसर हो जाएगा कुषाण। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुषाण। तो जो है कनिष्क ने अपने आप को देवता से जोड़कर रखा, अपने आप को देवपुत्र कहा। कनिष्क के समय साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। कनिष्क के शासनकाल में साहित्य और स्थापत्य कला तथा अन्य कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास के कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहता था जो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कनिष्क के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहता था जो कनिष्क की दरबार के शोभा थे, कनिष्क की दरबार के शोभा थे। जैसे कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहता था, कनिष्क के दरबार में जो है, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहता था, वसुमित्र रहता था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहता था, अश्वघोष रहता था। कनिष्क के दरबार में चरक रहता था, चरक रहता था। कनिष्क के दरबार में नागा अर्जुन रहता था। ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, ये सभी विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। और इन विद्वानों के होने के कारण ही कनिष्क का शासनकाल अपने आप में काफी ज्यादा विख्यात रहा है। और कनिष्क के साम्राज्य की प्रथम राजधानी या राजनीतिक राजधानी तो हमने आपको बता दिया, लेकिन द्वितीय राजधानी हमने आपको नहीं बताया, तो आप द्वितीय राजधानी भी जान लीजिए। कनिष्क की जो द्वितीय राजधानी थी, कनिष्क की द्वितीय राजधानी आपको मथुरा, कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। और कनिष्क की द्वितीय राजधानी जो मथुरा थी, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। कनिष्क साम्राज्यवादी भी था, कनिष्क विद्वान था, बौद्ध धर्म को मानता था, विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण देता था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। यह बात हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? यह बात हम इस आधार पर कह सकते हैं कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था क्योंकि चौथे बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के समय ही कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय ही हुआ था और कनिष्क ने उसे अपना संरक्षण प्रदान किया था। और कनिष्क की दरबार की शोभा में से जो वसुमित्र है, वसुमित्र ने चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की और अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की, अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की। और कनिष्क के शासनकाल के समय ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था और महायान मूर्ति पूजक था और कनिष्क ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनवाई। महायान मूर्ति पूजक था और हीनयान मूर्ति पूजक नहीं था। कनिष्क ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था, महायान शाखा को मानता था। और कनिष्क साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। साम्राज्य विस्तार में काफी ज्यादा रुचि थी कनिष्क की। कनिष्क अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर सैन्य अभियान किए। कनिष्क अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो सैन्य अभियान किए, उस क्रम में कनिष्क ने पाटलिपुत्रा का अभियान किया, पटना यानी बिहार का अभियान किया, बिहार का अभियान किया। और बिहार का जब अभियान किया, पाटलिपुत्रा का जब अभियान किया,
तो इसी अभियान के क्रम में कनिष्क की मुलाकात अश्वघोष से हुई। अश्वघोष मूलतः पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। कनिष्क की मुलाकात जब अश्वघोष से हुई तो कनिष्क, जब मुलाकात होती है तो बात भी होती है। तो कनिष्क की जब मुलाकात अश्वघोष से हुई तो कनिष्क की बात भी अश्वघोष से हुई, और उस वार्तालाप में कनिष्क अश्वघोष से काफी प्रभावित हुए और कनिष्क ने अश्वघोष से विनम्र निवेदन किया कि वो उनके दरबार में आए। अश्वघोष को लगा इतने महान शासक हमसे निवेदन कर रहा है तो हमें निश्चित तौर पर उनके दरबार में जाना चाहिए, और फिर अश्वघोष पाटलिपुत्रा से उनके दरबार में चले गए। कनिष्क बड़ी दूरदर्शी शासक था। कनिष्क अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर चीन पर आक्रमण किया। चीन पर आक्रमण किया। और कनिष्क चीन पर आक्रमण जब कनिष्क ने पहली बार चीन पर आक्रमण किया तो चीनी शासक पांचाओ हुआ करता था। पांचाओ। चीनी शासक पांचाओ के शासन के समय कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया और इस अभियान में कनिष्क की हार हो गई। लेकिन कनिष्क दोबारा अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और कनिष्क ने दोबारा चीन का अभियान किया। और जब दोबारा कनिष्क ने चीन का अभियान किया तो इस बार कनिष्क ने पांचाओं को पराजित कर दिया। तो कनिष्क जब चीन का अभियान पहली बार किया तो उसमें कनिष्क पराजित हुआ, लेकिन जब दोबारा अभियान किया तो उसमें कनिष्क ने पांचाओं को पराजित किया, अर्थात दूसरी बार में कनिष्क की जीत हुई। कनिष्क अगर चाहता चीन को अपने साम्राज्य में मिला लेता, लेकिन पांचाओं को पराजित करने के बाद कनिष्क ने पांचाओं के साथ समझौता किया और कनिष्क ने पांचाओं के साथ समझौता करके रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। जब आप भारत के उत्तरी भाग में आएंगे तो इस एरिया में आपको रेशम मार्ग। भारत के पश्चिमी भाग में इधर रोम था और यहां पर आपको चीन है। तो रोम का चीन के साथ व्यापार होता था। और रोम का चीन के साथ व्यापार जिस मार्ग के माध्यम से होता था, काहे दोनों बतिया रहे हैं? खड़ा हो जाइए, आप दोनों भी खड़ा हो जाइए। वो चश्मा वाली खड़ा होइए। एक बार हम माफ कर दिए, दोबारा माफ नहीं करेंगे। अब एकदम खड़ा हो जाइए। संस्कार नहीं है जी, है? अभी तक कोई कुछ भी संस्कार नहीं सीखे हैं। चलिए खड़ा रहिए, अब थोड़ा देर अपने बतियाना छोड़ दीजिएगा। चलिए, जानते हैं आजकल के बच्चा में संस्कारे न है, और सबसे पहले संस्कारी बनिए, अनुशासन में रहिए, समझे? अनुशासन में रहने का मतलब हम ये नहीं कहते हमको गुड इवनिंग और हमारा पैर छूकर प्रणाम कीजिए ना, एकदम नहीं। हम ये कहते हैं हमारे अनुशासन का मतलब होता है जो होमवर्क देते हैं उसको करके आइए, जो क्लास में पढ़ा दिया जाता है उसको होंठ पे रखिए, हमेशा याद रखिए। अनुशासन का मतलब ये हम कह रहे हैं। और संस्कारी का मतलब जो दिशा निर्देश दिया जाता है, जो बात आपको बोला जाता है आप उसका पालन कीजिए। संस्कारी का मतलब ये, ठीक है? कनिष्क, आप बैठ जाइए। तो रोम और चीन के साथ व्यापार होता था। रोम और चीन के साथ रेशम का व्यापार होता था। रेशम, कौन चीज का व्यापार होता था? रेशम। रोम में बहुत अधिक सोना था और चीन रेशम का उत्पादन करता था। चीन जो है रेशम का उत्पादन करता था।
तो रोम के व्यापारी सोना लेकर इस रेशम मार्ग के जरिए चीन जाता था, चीन को सोना दे देता था और रेशम लेकर के वापस लौट जाता था, रेशम लेकर के वापस लौट जाता था। कनिष्क बड़ी दूरदर्शी था। कनिष्क को पता था भले हम चीनी शासक को पराजित कर दिए हैं, चीन को हड़प लेंगे, लेकिन चीन पर हम ज्यादा दिन तक शासन ना कर सकेंगे। तो कनिष्क ने क्या किया, चीन और रोम के बीच होने वाले व्यापार, चीन और रोम के बीच होने वाले व्यापारिक मार्ग, जिस मार्ग के जरिए रेशम का व्यापार होता था, इस रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया, इस रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। चीनी शासक को पराजित करके चीन को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। अब जब रेशम मार्ग पर कनिष्क कब्जा कर लिया, अब इस मार्ग के जरिए अगर कोई रोम के व्यापारी सोना लेकर जाता था, कनिष्क कहा इस पर हमारा अधिकार है, टैक्स दो, टैक्स। रोम के व्यापारी से कनिष्क कर के तौर पर सोना लिया। क्या लिया? सोना। फिर जाने देता था, फिर उधर से आने लगता था तो जा रहा है, टैक्स दो। दूसरी बात, चीनी व्यापारी जो रेशम लेकर के रोम जाता था, उसको कहा तुम भी टैक्स दो, तुम रेशम दे दो हमको, रेशम दो, तुम्हारे पास रेशम है, रेशम दो टैक्स के तौर पर तुम हमको। तो रोम के व्यापारी से कनिष्क ने सोना लिया कर के तौर पर, और चीनी व्यापारी से रेशम लिया, चीनी व्यापारी से रेशम लिया। तो अब हुआ क्या, कनिष्क को रेशमों प्राप्त हुआ, सोना भी प्राप्त हुआ। अब जब कनिष्क को रेशम सोना दोनों प्राप्त हुआ, तो कनिष्क ने रोम के व्यापारियों को कहा आपको क्या चाहिए, रेशम चाहिए ना, आपको रेशम चाहिए ना, आप हमसे रेशम लीजिए ना और हमको सोना दीजिए, हमको भी रेशम, मेरे पास भी रेशम है, आप हमसे रेशम लीजिए और आप चीन जो जाइएगा वहां पर आपको ज्यादा पैसा देना होगा, हम कम दाम में आपको दे देंगे, आपको ज्यादा मुनाफा होगा। और व्यापारी को क्या चाहिए? मुनाफा। अल्टीमेटली व्यापारी को मुनाफा चाहिए। तब रोम के व्यापारी को लगा ना बात तो सही है कह रहा है, जब मुनाफा हो ये रहा है तो कनिष्क से रेशम लेते हैं। और फिर कनिष्क रोम के व्यापारी के साथ भी व्यापार किया, उसको रेशम दिया, उससे सोना प्राप्त हुआ। तो कनिष्क को भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई, कनिष्क को भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई। और जब कनिष्क को भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई तो कनिष्क सोना का सिक्का जारी किया। और कहा जाता है कि पूरे भारतीय इतिहास में, आज तो रही तो बहुत टाइम, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कनिष्क ने जारी किया है। पूरे भारतीय इतिहास में सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का किसने जारी किया? कनिष्क ने। किसने? क्यों जारी किया? सोना उसको भारी मात्रा में मिला था, और सोना मिलने का कारण था रेशम मार्ग पर कब्जा, रेशम मार्ग पर कब्जा। तो भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई और फिर उससे जो है सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जारी कर दिया। फिर शासन प्रशासन करता रहा, शासन प्रशासन करते हुए 105 ईस्वी में कनिष्क का निधन हो गया। कनिष्क के निधन होने के बाद हुविस्क के बाद वासिस्क के बाद और भी कई सारे कुषाण वंश में शासक हुए। लेकिन कुषाण वंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो कुषाण वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता वासुदेव का। कनिष्क के निधन होने के बाद सभी अयोग्य शासक सब होने लगे। जैसे अशोक के निधन होने के बाद सब अयोग्य शासक सब होने लगा, जिस कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। उसी प्रकार से कनिष्क के निधन होने के बाद कुषाण वंश में सब अयोग्य, नालायक, निकम्मा, बेहया शासक सब पैदा होने लगा। और नालायक और निकम्मा शासक और अयोग्य शासक होने के कारण जो है कुषाण वंश का भी पतन हो गया। कुषाण वंश का भी पतन हो गया। कुषाण वंश के अंतिम शासक हुए वासुदेव। कौन हुए? वासुदेव। चलिए ठीक है, बैठ जाइए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए लिखना शुरू कीजिए। कनिष्क, दीजिए तो कॉपी जी। लिखिए, कनिष्क की 2 राजधानी थी। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, पॉइंट वाइज, स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइए। कनिष्क की 2 राजधानी थी। कनिष्क की 2 राजधानी थी। एक नंबर में राजनीतिक राजधानी डैश देकर पुरुषपुर या पेशावर। एक नंबर में राजनीतिक राजधानी डैश देकर पुरुषपुर या पेशावर। एक नंबर में राजनीतिक राजधानी डैश देकर पुरुषपुर या पेशावर। एक नंबर में राजनीतिक राजधानी डैश देकर पुरुषपुर या पेशावर। राजनीतिक राजधानी डैश देकर पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर। दो नंबर में सांस्कृतिक राजधानी। दो नंबर में सांस्कृतिक राजधानी डैश देकर मथुरा। डैश देकर मथुरा। मथुरा। अब नीचे से स्टार मार्क के लिखिएगा। कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता था। कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता था। कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता था। कौष्ट में कुषाण वंश। कौष्ट में कुषाण वंश। कौष्ट में कुषाण वंश। कनिष्क के समय, नेक्स्ट पॉइंट बोले तो पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा, याद जल्दी होगा। ठीक है, जहां पे जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको लिखाते हैं। ठीक है, कनिष्क कनिष्क के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कनिष्क के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। अगला पॉइंट, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुकूल। अगला पॉइंट, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुकूल, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, अनुकूल नहीं, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर
कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर, कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की गई। पूजा की गई अर्थात कुषाण काल में ही, 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 अर्थात कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। 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 भारतीय इतिहास में, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय इतिहास में, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के शासक, कुर्सी दीजिए जी, बैठते हैं। भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के शासक, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के शासक और चोल वंश के शासक, और चोल वंश के शासक, और चोल वंश के शासक की मूर्ति बनाकर और चोल वंश के शासक की मूर्ति बनाई गई, और चोल वंश के शासक की मूर्ति बनाई गई, और चोल वंश के शासक की मूर्ति बनाई गई, मूर्ति बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। फुल स्टॉप। कनिष्क के समय ही चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, कनिष्क के समय ही चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, कनिष्क के समय ही चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, कनिष्क के समय ही चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में, चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही, इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म दो शाखा, इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म दो शाखा हीनयान और महायान में बट गया था। 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 कनिष्क, कनिष्क महायान शाखा को मानता था। कनिष्क महायान शाखा को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में
वसुमित्र, अश्वघोष, चरक। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, चरक इत्यादि जैसे विद्वान रहते थे, इत्यादि जैसे विद्वान रहते थे, इत्यादि जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वसुमित्र ने महाविभा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। वसुमित्र ने महाविभा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। वसुमित्र ने महाविभा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वसुमित्र ने महाविभा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, चरक ने चरक संहिता की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, चरक ने चरक संहिता की रचना की है। 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 अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक बौद्ध साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, नागा अर्जुन ने नागा अर्जुन ने भारत में शून्यवाद का विकास किया है। नागा अर्जुन ने भारत में शून्यवाद का विकास किया है। नागा अर्जुन ने भारत में शून्यवाद का विकास किया है तथा अपनी रचना माध्यमिक सूत्र में 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 माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है तथा अपनी रचना माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है तथा अपनी रचना माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है सापेक्षता का सिद्धांत दिया है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है जिस कारण नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया। कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया। उस समय चीन के शासक पांचाओ थे। कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया उस समय कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया उस समय कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया उस समय चीन का शासक पांचाओ था जिससे पहली दफा कनिष्क पराजित हुआ जिससे पहली दफा कनिष्क पराजित हुआ जिससे पहली दफा कनिष्क पराजित हुआ पहली दफा कनिष्क पराजित हुआ तथा दूसरी दफा में मतलब दूसरी बार में तथा दूसरी दफा में
तथा दूसरी दफा में कनिष्क शासक तथा दूसरी दफा में कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओं को पराजित किया। तथा दूसरी दफा में कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओं को पराजित किया। कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओं को पराजित किया। कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओं को पराजित किया। कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओं को पराजित किया और रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। और रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। और रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। फुल स्टॉप। कहा जाता है कि रेशम मार्ग पर कनिष्क के अधिकार होने के कारण कहा जाता है कि रेशम मार्ग पर कनिष्क के अधिकार होने के कारण कहा जाता है कि रेशम मार्ग पर कनिष्क के अधिकार होने के कारण कहा जाता है कि रेशम मार्ग पर कनिष्क के अधिकार होने के कारण कनिष्क को भारी मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई। कनिष्क को भारी मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई। कनिष्क को भारी मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई। कनिष्क को भारी मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई जिस कारण कनिष्क ने पूरे भारतीय इतिहास में सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया। सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया। इसके आगे जो है ना थोड़ा बहुत बात बचा हुआ है, उसको अगले क्लास में लिखा देंगे और उसके बाद पहला चैप्टर के क्वेश्चन को जो है कल हम डील कर देंगे। हम सोचे हैं डेली पढ़ाने और क्वेश्चन करवाने में देख रहे हैं हो नहीं पा रहा है, तो सोचे हैं 3 दिन मेरा क्लास होता है ना, 2 दिन पढ़ा देंगे, 1 दिन क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, 2 दिन पढ़ा देंगे, 1 दिन क्वेश्चन करवा देंगे। स्पेशली शुक्रवार को क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, शुक्रवार को क्वेश्चन करवा देंगे। मंगलवार बृहस्पतिवार को पढ़ा देंगे, शुक्रवार को क्वेश्चन करवा देंगे। कल आपके बैच में मेरा ही ना क्लास है। हे उदंड बैठिए, बताते हैं, इतना समझाते हैं तब पर भी काहे नहीं समझते हैं आप लोग, बताइए ना। दुश्मनी है हमसे। अभी बताइए तो पूरा प्रक्रिया, पूरा क्लास खत्म हो गया है, अभी याद करवाना बाकी है ना जी। तब कहते हैं याद नहीं होता है सर, भूल जाते हैं। तो कैसे याद होगा, कैसे न भूलिएगा, एकदम मकबकाने लगते हैं। दीजिए कॉपी दीजिए, अरे कॉपी दीजिए, अरे कोई कॉपी दीजिए ना जी, अजीब हाल है। आइए याद करते हैं आप मेरे साथ, आइए। कनिष्क की कितनी राजधानी? कनिष्क की राजनीतिक राजधानी पुरुषपुरिया। कनिष्क की राजनीतिक राजधानी पुरुषपुरिया। कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता था। कौन वंश के शासक अपने आप को देवपुत्र? कौन शासक अपने आप को देवपुत्र? कनिष्क ना। कनिष्क के समय किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ? स्थापत्य कला। ये गलती लिखा है, गलती। स्वत्थो संजुक आकर स्थापत्य संजुक, समझ गए? ओ लिखा है आस्थपत्य कला लिखा है, आस्थपत्य कला। तो कनिष्क के समय किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ? स्थापत्य कला। मूर्ति निर्माण कला का जन्म किस काल में? महात्मा बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम कब बनी? महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा सर्वप्रथम किस काल में? कौन कौन वंश के शासकों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की गई? कुषाण और चोल। कुषाण और कौन कौन वंश के शासकों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की गई? कुषाण और
कनिष्क कौन धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म के कौन शाखा को? महायान ना। बौद्ध धर्म के कौन शाखा को? बौद्ध धर्म के किस शाखा को? महायान शाखा ना। महायान शाखा ना। चलिए, कनिष्क के समय कौन से बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ? चौथा ना। कौन सा? कहां? कश्मीर के? कश्मीर के? वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागा, अर्जुन, पार्श्व किसके दरबार में रहते? किसके दरबार में? महाविवाह सूत्र के रचयिता वसुमित्र। महाविवाह सूत्र के रचयिता, महाविवाह सूत्र के रचयिता वसुमित्र। चरक संहिता के रचयिता, चरक संहिता के रचयिता, चरक संहिता के रचयिता चरक। बुद्ध चरितम के रचयिता, बुद्ध चरितम के रचयिता। और ये जो बुद्ध चरितम है, इसको बोधों का रामायण कहा जाता है। बोधों का, तो कॉस्ट में लिख लीजिए ना, बोधों का रामायण लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। भारत में शून्यवाद का विकास किसने किया? नागा। भारत में शून्यवाद का विकास किसने किया? भारत में शून्यवाद का विकास किसने? माध्यमिक सूत्र किसकी रचना? नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना? माध्यमिक सूत्र किसकी रचना? नागा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाए? भारत का आइंस्टीन। रेशम मार्ग पर अधिकार किस कुषाण शासक ने किया? सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का है क्लियर। रेशम मार्ग की खोज किसने किया? कनिष्क। रेशम मार्ग की खोज किसने की? तो ये बात हम लिखा है ना, रेशम मार्ग पर अधिकार किया मतलब पहले खोज किया होगा तभी ना अधिकार किया जी। तो रेशम मार्ग की खोज किसने किया? रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया? क्लियर, याद हुआ। इसके आगे जो है अगले क्लास में देखेंगे। कल भी आपके बैच में तो मेरा ही ना क्लास, इससे आगे मिलते हैं कल। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।